हे एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास 8th साइंस, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दिया है, आप वहाँ से जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में जैसे कि हमने देखा था कि लिक्विड्स किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, हमने एक टेस्ट भी किया था और वेरियस लिक्विड्स को हमने चेक किया था। एक्टिविटी 14.5 से हमें इस चैप्टर को अब स्टार्ट करना है। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करती हैं तो उनको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, और हमने ये देखा था कि एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स, अगर ये तीनों हैं, अगर किसी लिक्विड में कोई एसिड है या फिर कोई बेस है या फिर कोई सॉल्ट है, जैसे खाने वाला नमक जब हमने डिस्टिल्ड वाटर में मिलाया तो अगर उसको हम चेक करते हैं तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो अगर ये तीन चीज़ें हैं लिक्विड के अंदर तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने वाली है। और इनके अलावा अगर कोई शुगरी लिक्विड है जिसके अंदर सॉल्ट नहीं है, जिसके अंदर एसिड नहीं है, तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। अब जैसे एक्टिविटी 14.5 में क्या बोला जा रहा है, यू हैव टू टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ द डिस्कार्डेड बॉटल्स। 3 आपको ढक्कन ले लेने हैं, उसमें जो है 2-2 टीस्पून्स पानी रखना है। डिस्टिल्ड वाटर, कौन सा पानी? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है जो हमें मेडिकल स्टोर्स में मिलता है, जिसमें किसी भी तरीके का मिनरल सॉल्ट नहीं मिला हुआ होता है। जो नॉर्मल हमारे घरों में जो टैप वाटर आता है उसके अंदर नेचुरल ही मिनरल सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं, बट डिस्टिल्ड वाटर में किसी भी तरीके का नेचुरल मिनरल सॉल्ट नहीं होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। अब क्या करना है आपको, ये जो तीनों ढक्कनों में आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया है, एक में आपको ऐड करना है लेमन जूस या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे में आपको ऐड करना है बेस यानी कॉस्टिक सोडा या फिर पोटेशियम आयोडाइड। कॉस्टिक सोडा मीन्स NaOH एंड पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki। इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक आप चीज़ सेकंड वाले कैप में आप ऐड कर सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर में। फिर जो तीसरा ढक्कन है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर है उसमें आप थोड़ी सी चीनी ऐड कर दीजिए, और फिर आप चेक करिए कि किस कंडीशन में, मीन्स इन तीनों में से किस लिक्विड के थ्रू करंट पास होता है। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो कैप है जिसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर प्लस एसिड का कॉम्बिनेशन है, लेमन जूस अगर आप ऐड करते हैं तो उसमें भी कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। इसकी जगह अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक एसिड है, तो डेफिनेटली वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होने वाला है। सेकेंड वाला जो कैप है उसमें कॉस्टिक सोडा या फिर पोटेशियम आयोडाइड मिलाया हुआ है, मतलब बेस मिलाया हुआ है, और क्योंकि प्रेजेंस ऑफ बेस है वहाँ पे तो इस वजह से वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन जो थर्ड वाला कैप है जिसमें कोई सॉल्ट, कोई एसिड नहीं मिला है, वहाँ पे शुगर ऐड करी गई है, और यहाँ पे सॉल्ट या एसिड की प्रेजेंस ना होने की वजह से किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो रहा है। So when an electric current flows through a conducting solution, it produces some effects। तो यही तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि अगर लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस से होने वाले क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो ये हम आगे इस टॉपिक में देखेंगे, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए एक्टिविटी 14.6 में हम देखते हैं कि क्या करना है। टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम द 2 डिस्कार्डेड सेल्स। ऐसे डिस्कार्डेड सेल्स मतलब जो आपने डिस्कार्ड कर दिए हैं, जो ख़त्म हो गए हैं सेल्स, उनके अंदर से कार्बन रॉड आपको निकालनी है वेरी केयरफुली। अगर कार्बन रॉड नहीं आपके पास अवेलेबल है, डिस्कार्डेड सेल्स के अंदर से आप कार्बन रॉड नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इनकी जगह आप आयरन नेल्स भी ले सकते हैं, वो भी यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। ना क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर। फिर ये कार्बन रॉड्स के मेटल जो कैप्स हैं, जो इनका मेटल कैप है ऊपरी हिस्सा, उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है सैंड पेपर से। सैंड पेपर का जो सरफेस होता है वो काफ़ी रफ होता है, तो उससे किसी भी चीज़ को आप रगड़ करके बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, उससे क्लीन कर देना। और उसके बाद क्या करना है, कॉपर की वायर से ये मेटल कैप्स को अच्छे से कवर कर देना है, मतलब कॉपर की वायर लपेट देनी है मेटल कैप के ऊपर। ये जो दोनों कार्बन रॉड्स हैं इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स।
ओके। अब आपको क्या करना है, वही जो हम टेस्ट करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ बैटरी से वायर्स अटैच करनी है, और दोनों वायर्स को किससे अटैच करना है, ये कार्बन रॉड्स के मेटल कैप से। नाउ पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास और प्लास्टिक बोल। कांच या फिर प्लास्टिक के एक बोल में आपको क्या करना है, पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक या लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं आप, जिससे कि उसको ज़्यादा कंडक्टिंग बनाया जा सके। नाउ इमर्स इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, मतलब ये जो दोनों कार्बन रॉड्स हैं ना, इनको आपको इसके अंदर इमर्स कर देना है, डुबो देना है। बट ध्यान रहे कि इनका जो मेटल कैप वाला जो हिस्सा है, जो इनका हेड है, वो पानी के अंदर नहीं डूबना चाहिए। नाउ वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स। 3-4 मिनट तक आपको इसको वेट करके ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो दोनों कार्बन रॉड्स हैं ना, इनके पास आपको 3-4 मिनट के बाद बुलबुले देखने को मिल जाएंगे। ये क्या हैं बुलबुले जो हैं, ये क्या आपको बता रहे हैं। इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन वाटर एंड अ करंट वाज पास्ड, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड। तो ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। जब वहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से पानी में बुलबुले बन रहे हैं ना। ऑक्सीजन बबल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के पास बन रहे हैं। ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, मतलब एक सेल होता है, सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। एक जो एंड होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव वाला साइड है, उस साइड से जो इलेक्ट्रोड यानी जो कार्बन रॉड अटैच है, वहाँ पे कौन से बुलबुले बनते दिखेंगे, ऑक्सीजन गैस की वजह से बुलबुले फॉर्म होंगे। उसी जगह जो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड अटैच है, उसके पास हाइड्रोजन बबल्स बनते हुए दिखेंगे। तो ये देखिए, ये केमिकल इफेक्ट ही तो हुआ। इससे हमें पता चल रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी लिक्विड के थ्रू, तो इस तरीके की गैस वहाँ प्रोड्यूस होती है और केमिकल रिएक्शंस होते हैं। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। ये जो करंट जब पास होता है लिक्विड के थ्रू, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, बबल्स बनते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे मेटल्स डिपॉजिट होने लगते हैं। जो इलेक्ट्रोड्स, जो ये कार्बन रॉड्स हैं, इनके ऊपर मेटल, कोई ना कोई मेटल की डिपोजिशन शुरू हो जाती है। डिपोजिशन मतलब लेयर जैसी जमनी शुरू हो जाती है। चेंजेस ऑफ कलर इन सॉल्यूशंस में अगर जो सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उसके कलर में चेंज आता है। द रिएक्शन डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि किस तरीके का सॉल्यूशन है और क्या आपने उसमें इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड आपने उसमें डाला हुआ है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने रॉ मटेरियल क्या लिया है, उस हिसाब से आपका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, जो केमिकल रिएक्शन से होने वाले इफेक्ट्स में से एक है। क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आइए अब देखते हैं। You know that a brand new cycle has slimy handlebar and wheel rims। जब एक साइकिल नई नई सी आती है तो उसके आपने हैंडल्स देखे, उसके व्हील रिम्स देखे, वो कितने चमकदार होते हैं। However, if these are accidentally scratched, मगर ये रेगुलर यूसेज के बाद the shiny coating comes off revealing a not so shiny surface beneath। क्या होता है कि आपको कुछ दिनों बाद जब रेगुलर यूसेज होता चला जाता है, तो ये जो सरफेस होती है, जो अब बड़ी चमकदार लगती है शुरुआत में, वो धीरे धीरे डल पड़ने लगती है। यू माइट हैव ऑल्सो सीन women यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड। कई बार जो होते हैं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं, जो गोल्ड की तरह दिखती हैं, बट वो गोल्ड की नहीं होती हैं। However, with repeated use the gold coating wears off। अब वो एक्चुअल गोल्ड की तो नहीं होती है, सिर्फ गोल्ड की एक परत चढ़ाई जाती है, एक कोटिंग होती है। तो जब रेगुलर यूज़ आप करते हो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का, तो कुछ समय के बाद जो ये लेयर है ना ऊपर की, गोल्ड की जो लेयर बनाई गई है, वो हटनी शुरू हो जाती है। जिस भी धातु, जिस भी मेटल के वो ज्वेलरीज हैं, जो वो ऑर्नामेंट्स हैं, गहने हैं, वो क्या होते हैं, एक्चुअल जो जिस मेटल के हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअली इन दोनों केसेस से आपको ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करी जाती है। जैसे ज्वेलरी है सिल्वर की, चांदी की ज्वेलरी है, और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी गई,
गोल्ड की परत चढ़ा दी गई, कोटिंग कर दी गई। तो अब यहाँ पे एक मेटल जो कि सिल्वर है उसके ऊपर कौन से मेटल की प्लेटिंग कर दी गई या कोटिंग कर दी गई? गोल्ड की। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती कैसे है, आइए हम इस एक्टिविटी में देखते हैं। वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट। तो हमें कॉपर सल्फेट चाहिए और 2 कॉपर की प्लेट्स चाहिए जिनका साइज भी यहाँ पे मेंशन है 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। टेक अ 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर। 250 ml पानी ले लीजिए एक साफ सुथरे बीकर में। डिजॉल्व 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के 2 टीस्पूनफुल्स आपको इस पानी में मिक्स कर देने हैं। Add a few drops of dilute sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये एक एसिड है और इसके भी आपको फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं पानी में जो आपने सोल्यूशन बनाया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इससे क्या होगा, एसिड ऐड करने से क्या होगा, और ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा, जो लिक्विड है उसमें बहुत तेज़ी से करंट पास होने लगेगा। नाउ क्लीन द कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर। कॉपर प्लेट्स को किससे रब करके साफ करना है? सैंड पेपर से रब करके साफ करना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि किसी भी तरीके का अगर उसमें अनवांटेड पार्टिकल या किसी भी तरीके कोई लेयरिंग अगर लगी हुई है तो वो बिल्कुल साफ हो जाए, हट जाए। नाउ रिंस देम विद वाटर एंड ड्राई देम। फिर इनको धो लेना है और सुखा लेना है अच्छे से। नाउ कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स विद द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। जैसे अभी हमने एक्टिविटी 14.6 में देखा था ना, जहाँ पे हमने कार्बन रॉड्स को अटैच किया था पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो सेम वहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ करनी है कि आपको कॉपर प्लेट्स लेनी है और उनको आपको एक को आपको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देना और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देना है। ये देखिए यहाँ पे फिगर में मेंशन है, फिगर 14.7। यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल होता है ना, इससे आपको पता चलता है यहाँ पे लगी है बैटरी। अब बैटरी से एक वायर आया और कहाँ पे अटैच है? कॉपर प्लेट में। दूसरा वायर आया दूसरी कॉपर प्लेट में अटैच है और ये कॉपर प्लेट कहाँ पे इमर्स कर देनी है? जो हमने सॉल्यूशन बनाया बीकर के अंदर, जिसमें क्या क्या है? कॉपर सल्फेट है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली हो रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ेगी। कैसे होगा अभी देखिए। अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के लिए करंट को पास होने दीजिए। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। अब क्या करना है? इन इलेक्ट्रोड्स यानी इन कॉपर प्लेट्स को आपको बाहर निकाल करके देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन वन ऑफ देम? डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट? तो क्या आपको किसी तरीके की कोई परत दिख रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई परत चढ़ गई है, कोई लेयर सी ऊपर चढ़ गई है। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर परत चढ़ी हुई लग रही है जिस कॉपर प्लेट के ऊपर, तो वो किस टर्मिनल से अटैच था, मतलब पॉजिटिव वाले के साइड है या नेगेटिव वाले के साइड है। हुआ क्या है इसमें? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो जब इस सोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स, मतलब कॉपर सल्फेट क्या हो गया? टूट गया। डिसोसिएट्स मतलब जो ये सोल्यूशन बन रहा है ना, एक कंपाउंड है कॉपर और सल्फेट, अभी ये ब्रेक हो गया, टूट गया। किस में ब्रेक हो गया? कॉपर में और सल्फेट में। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब जो ये फ्री हो गया कॉपर, वो कहाँ जाके इकट्ठा होना शुरू हो गया? उस वाले कॉपर प्लेट के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो गया जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच है। बट वॉट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन? तो अब जो सोल्यूशन जो कि टूट गया, डिसोसिएट हो गया, कॉपर निकल के कॉपर प्लेट के ऊपर बैठने लगा, तो अब वहाँ पे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? मतलब अब उसकी जगह वो जो लॉस हुआ है कॉपर का, जो कॉपर वहाँ से हट गया है, उसको पूरा कौन कर रहा है? फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। हो क्या रहा है? जो दूसरा वाला कॉपर प्लेट है ना, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, वहाँ से कॉपर निकल के उस प्लेट में से निकल के डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन में। तो मतलब ये एक पूरी एक चेन बन रही है। क्या हो रहा है? 2 कॉपर प्लेट है ना, जो नेगेटिव वाले साइड से अटैच है और एक पॉजिटिव वाले साइड से अटैच है। जो नेगेटिव वाले साइड से अटैच है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, ये ब्रेक हो जा रहा है कॉपर में और सल्फेट में। तो ये जो कॉपर फ्री हो जा रहा है ना, ये इकट्ठा हो जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल के वाले इलेक्ट्रोड पे, कॉपर प्लेट पे। और अब ये जो सॉल्यूशन है, अब केवल सल्फेट नहीं बचेगा ना, यहाँ कॉपर की भी तो ज़रूरत है। तो ये कॉपर कहाँ से मिल रहा है सॉल्यूशन में? जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है कॉपर प्लेट,
उसमें से कॉपर निकल के ये सल्फेट के साथ डिजॉल्व हो रहा है, मीन सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है। तो यहाँ जो लॉस हो रहा है कॉपर का सॉल्यूशन में से, वो ये कमी पूरी कर रहा है, दूसरी वाली कॉपर प्लेट इसकी कमी पूरी कर रही है। तो हो क्या कर रहा है यहाँ पे, बेसिकली द कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू दी अदर। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड से कॉपर निकल करके दूसरे इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफर हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें एक मेटल की कोटिंग या लेयरिंग हम दूसरे मटेरियल के ऊपर करते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके। इसको हम किस तरीके से करें, मैन्युअली तो नहीं हो रहा है, ये हो कैसे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रहा है लिक्विड में से तब ये चीज़ हो पाती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसीलिए इसके नेम में भी है ना इलेक्ट्रो, मतलब ये जो प्लेटिंग हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रही है, तो इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। It is one of the most common applications of chemical effects of electric current। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये उसका सबसे कॉमन एप्लीकेशन है, मतलब ये आज की डेट में बहुत कॉमन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी वेरी कॉमन। आइए अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। It is widely used in industry for coating metal objects with a thin layer of different metal। तो बहुत सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स को दूसरे मेटल की लेयर से कोट करना होता है इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज़ सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। सपोज एक मेटल का कोई एक ऑब्जेक्ट है लेकिन उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है जो कि दूसरे मेटल में है, तो क्या करा जाएगा, जो हमें ऊपर से कोटिंग चाहिए जिस भी मेटल की, उस कोटिंग से हम उस मेटल को कवर कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो किसी और मेटल की है और जो उसकी कोटिंग है वो किसी और मेटल की है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंड बार्स, व्हील रिम्स एंड मेनी अदर्स। ये क्रोमियम इज अ मेटल, क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाती है बहुत सी जगहों पे, जैसे कि गैस बर्नर्स हो गए, या जो बाथ टैप्स, जो बाथरूम में हमारे नल लगे होते हैं ना, कितने शाइनी लगते हैं हमारे बाथ टैप्स, तो वो क्रोमियम प्लेटिंग की वजह से होता है। बाइसिकल के हैंडल्स जो होते हैं, व्हील रिम्स होती हैं, कार के पार्ट्स, कई सारे कार के पार्ट्स भी होते हैं जिन पे क्रोमियम प्लेटिंग करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट कोरोड। क्रोमियम के अंदर ये क्वालिटी है कि उसकी जो अपीयरेंस है वो दिखता कैसा है, बहुत शाइनी दिखता है। और दूसरी बात, वो कोरोड नहीं होता, मतलब उसमें जंग नहीं लगती है। स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है, बहुत ईजिली उस पर स्क्रैचेस नहीं लगते हैं। लेकिन क्रोमियम है क्या, बहुत एक्सपेंसिव है। तो पूरा का पूरा बाथ टैप, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बाथ टैप का, नल का, अब पूरा का पूरा नल नहीं बनाया जा सकता क्रोमियम का, क्योंकि क्रोमियम इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेटल। तो क्या करा जा रहा है कि जो नल है वो किसी दूसरे मेटल का बन रहा है, लेट्स से आयरन का बन रहा है, और उसके ऊपर जो कोटिंग करी जा रही है, जो लेयर चढ़ाई जा रही है, वो क्रोमियम की चढ़ाई जा रही है। तो दोनों पर्पस है, क्रोमियम की लेयर चढ़ाने की वजह से ना तो वो नल जंग लग रही है उसमें, ना उसमें स्क्रैचेस ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, और साथ ही साथ सुंदर भी लग रहा है देखने में। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। जो सस्ते मेटल्स होते हैं उनके आभूषण बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, और ऊपर से प्लेटिंग किसकी कर दी जाती है, सिल्वर की या गोल्ड की। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड। ये दिखते तो बिल्कुल चांदी और सोने के ही ज्वेलरी की तरह हैं, बट आर मच मच लेस एक्सपेंसिव, लेकिन ये उनकी कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते होते हैं। टिन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑनटू आयरन। जो ये टिन के कैन्स होते हैं, बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो किस में पैक होकर के आते हैं, टिन कैन्स में पैक होकर के आते हैं। तो होता क्या है, जो कैन है वो तो बना होता है आयरन का, बट उसके ऊपर कवरिंग जो कोटिंग की गई है वो टिन की करी गई है। क्यों करी गई है? क्योंकि टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। टिन जो है कम रिएक्टिव होता है आयरन से। Thus food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled। आयरन के कैन में आप किसी भी तरीके की गीली चीज़ स्टोर करके नहीं रख सकते। क्या रीज़न है उसका? कि वो कोरोड हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी, आप स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा। तो क्या होता है, आयरन के कैन पे टिन की कोटिंग कर दी जाती है। अब ये लेस रिएक्टिव है, तो जो भी आपने फूड उसके अंदर स्टोर करा है वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं होगा।
आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आयरन लोहा कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े ब्रिजेस इसकी मदद से बनते हैं। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट। आयरन क्या होता है, धीरे धीरे कोरोजन उसमें होता है। कोरोजन मीन्स उसमें धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है और आयरन पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust। तो ये जो ब्रिजेस वगैरह बनाने में जब आयरन का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके ऊपर किसकी कोटिंग करी जाती है, कोटिंग ऑफ जिंक की जाती है कि कोरोजन ना हो पाए और रस्ट ना बन पाए। रस्ट मीन्स जंग ना लग पाए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये आपको बहुत ध्यान से एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं। लेकिन अब इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, फैक्ट्रीज में डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सोल्यूशन। अब ये जो कंडक्टिंग सोल्यूशन मींस जो लिक्विड है, जो सोल्यूशन है जिसमें ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, अभी कोई छोटे पैमाने पे तो होती नहीं होगी, फैक्ट्रीज में तो बहुत बड़े स्केल पे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। तो क्या होता है फिर उस सोल्यूशन का, जो सोल्यूशन बच जाता है जिसमें ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही होती है, जिसके अंदर करंट पास होता है, वो एक मेजर कंसर्न है कि बेसिकली उसको डिस्पोज कैसे करा जाए, बिकॉज इट इज़ अ पॉल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो इसको कहीं पे भी अगर आप डिस्पोज करते हो, जैसे नदियों में आपने अगर इसको डिस्पोज कर दिया, तो ये एक मेजर कंसर्न है, ये एक पोल्यूशन का कारण भी बनता है। तो अब हमने इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लिया है। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो चाहते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।